आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रूस हमारा फेयर वेदर फ्रेंड होता था, उसके साथ ये हुआ। पहले तो सुशांत सिंह जी ने जवाब दिया, तालिबान संबंधी किसी भी स्टेटमेंट के हम हिस्सा होना चाहते थे नहीं, हमने तय किया था। और रूस के संदर्भ में अब तो पुरानी बातें सब अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में कि वो हमारे फेयर वेदर फ्रेंड थे या हम उसके आगे नतमस्तक थे। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए। इंदिरा जी की सरकार किस तरीके से नतमस्तक थी और कई कई मामलों पे तो सरकार के कुछ हिस्से बिके हुए थे, उसने प्रूफ के साथ लिखा है। केजीबी की एक्स चीफ यवगेना अल्बर्टस ने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट में जो लिखा है, सोनिया जी तक के बारे में पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। यूरी बेजनेव जो कि रूस का जासूस था, भारत में पत्रकार बन के रहता था, उसने लिखा है कि रूस का कहां कहां इन्वॉल्वमेंट था। उसने तो कांग्रेस पार्टी को केजीबी से पैसा देने की बात कही है। इसलिए जिसको आपने कहा कि आपकी कूटनीतिक सफलता थी, वो पूरी तरीके से साष्टांग दंडवत था, क्या था वो पूरे देश को अब पता है। अब हम आज की बात पे आते हैं। अगर आज हम ये बात जब से हमारी सरकार आई, आपने चीन को लेकर कहा, एक लाइन ही सिर्फ बोल देता हूं। आज बताइए, जब भारत और चीन का विवाद हुआ तो चीन के साथ कौन देश खड़ा था? सिर्फ दो, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा और दो देश हो तो उनके नाम ये बता दें। ठीक है, इसके बावजूद इनको नजर आता है कि हम कूटनीतिक दृष्टि से सफल नहीं थे। और चाइना ने पूरा प्रयास किया 370 के बाद, सुप्रिया जी नहीं ला पाया एक भी लाइन का यूएन जनरल असेंबली में। सुप्रिया जी, हमारे में हमको मेंबर बनने से नहीं रोक पाया। आप कह रही हैं कि हमारी विदेश नीति जो है वो लचर है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करती हैं, ये आप कह रही हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरी बात पकड़ ली, बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। मैं बिल्कुल ये कह रही हूं कि विदेश नीति को फोटो अपॉर्चुनिटी बनाने का जो काम पिछले 7.5 साल में किया गया है, उसका ये नतीजा है कि जिस टेबल पर भारत के बिना डिसीजन नहीं होते थे, उस टेबल पर हमें इनवाइट ही नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता देती हूं कैसे, 2 सेकंड का टाइम दीजिए। जी 20 सेकंड। 17 सीईओ से, एनर्जी सीईओ से मोदी जी मिले थे 2019 में, 17 सीईओ से मिले थे। उस एक भी सीईओ ने भारत में एक ढेले का यहां पर निवेश नहीं किया। लेकिन हमारी कंपनी पेट्रोनेट ने 2.5 लाख करोड़ का निवेश किया। अब तो खैर हम पेट्रोनेट को भेज रहे हैं। मोदी जी ने जाके हाउडी मोदी किया था टेक्सास में, याद है आपको? अब की बार ट्रंप सरकार, उसका नतीजा हम आज तक झेल रहे हैं। 2017 में हम ड्रोन पर चर्चा कर रहे थे, हमारे यहां ड्रोन अटैक हो रहा है, हमारी नीति अब बन रही है। तो दिक्कत की बात यह है कि हम महाबलीपुरम में चाहे शहनाई सुने, चाहे साबरमती में झूले झूले, ठीक है, कूटनीति या विदेश नीति इन सबसे थोड़ी जी सुधांशु सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर मैं दोनों एक्सपर्ट्स के साथ पास भी जा रहा हूं। सुधांशु, मेक योर पॉइंट, और ध्यान रहे कि मेरे साथ बाकी भी एक्सपर्ट का पैनल है। सुधांशु के साथ बोल देता हूं। सुप्रिया जी की पार्टी के साथ समस्या यह है कि इनकी आंखों पर जो फोटो चढ़ी है उसके बियॉन्ड वो देखना ही नहीं चाहते। ये कह रहे हैं धेले भर का भारत को फायदा नहीं हुआ। आज भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 642 बिलियन डॉलर से अधिक है। यह धेला भर नहीं नजर आ रहा है क्या आपको? और मैं यथार्थ भी बता देना चाहता हूं, 1980 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7 बिलियन डॉलर से अधिक था और चाइना का 2.7 था। और 1991 में हम 1 बिलियन से नीचे आ गए थे, क्योंकि 10 साल इंदिरा जी और राजीव जी की सरकार रही थी। और फिर वो 100 बिलियन हुआ अटल जी के जमाने में, 500 बिलियन हुआ मोदी जी के जमाने में। अब इनको धेला नजर नहीं आता, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, जहां तक विदेश के लिए इन्होंने कहा दृश्य, फोटो अपॉर्चुनिटी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वो फोटो अपॉर्चुनिटी आप भूल गए। 2008 इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, इसी अमेरिका के साथ, जब पैसे देकर संसद में पास कराई जा रही थी और संसद में वो दृश्य लोगों ने देखा था, पैसे लेके लोग खड़े हुए थे और मनमोहन सिंह जी, जिनको कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था, मजबूती उन्होंने एक ही समय में दिखाई थी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे। और उसके बाद भी उसमें न्यूक्लियर लायबिलिटी का क्लॉज ये नहीं डलवा पाए थे। यानी कोई डिजास्टर हो जाता तो अमेरिका का कोई जिम्मेदारी नहीं होती उस कंपनी की। वो जब बैरक ओबामा भारत आए 2015 में, तब वो न्यूक्लियर लायबिलिटी के क्लॉज के ऊपर हमने सेटलमेंट कराया। तो जो फैक्ट है ये आज के जमाने में, सुप्रिया जी, कोई भी जाकर नेट पे चेक कर सकता। मैंने तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एग्जैक्ट डाटा बता दिया। अब आपको उसमें धेला नजर नहीं आता तो आपकी नजरें जैसी वैसा नजर आ। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कह रही हूं कि विश्व स्तर पे हमें वो वजूद क्यों नहीं दिया जा रहा है? कमला हैरिस जी ने अफ्रीका और इंग्लैंड की मीटिंग्स के बारे में सोशल मीडिया पर डाला, हमारी मीटिंग के बारे में क्यों नहीं डाला? हमें अफगानिस्तान की बातों से क्यों दरकिनार करके रखा गया था? 2019 में हम गए थे, हमने वहां पर हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार किया था।
आज देखिए किस तरह के लोग वहां पर मोदी जी से मिल रहे हैं, टॉप नॉच सीईओज भी नहीं मिल रहे हैं। जिन लोगों से वो मिलकर आए थे उन्होंने एक ढेले का पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। पेट्रोनेट ने 2.5 लाख करोड़ उठा दिया, हम तो पेट्रोनेट को ही बेच रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि अब थोड़ा सुर्खियों से निकल के भारत के सामरिक हितों की बात हर मंच पर हर वक्तव्य में करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने ऑकस बनाकर क्वाड को 2 दर्जा देने का काम किया है। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा सक्सेसफुल होगा, उसमें बड़ा आपको संशय है। ठीक है, ओके। सुधांशु त्रिवेदी जवाब सुधांशु त्रिवेदी जवाब, एक पॉइंट का जवाब सुधांशु त्रिवेदी। बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। देखिए, जो बात सुप्रिया जी कह रही हैं, अरे भाई, हर कोई भी बड़ा देश अपने अलग अलग कारणों से अलग अलग सामरिक गठबंधन बनाता है। सारे सामरिक गठबंधन एक ही प्रकार के नहीं होते। अगर आपकी बात हम माने तो जिस जमाने में अमेरिका ने 1949 में नेटो बनाया था, 55 में सेंटो बनाया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 56 में सीटो बनाया था, साउथ ईस्ट ट्रीटी, और उसमें भारत कहीं नहीं था। तो क्या चौथे पांचवें दर्जे पे कर दिया था क्या? सब अपने अपने अलग तरीके से बनते हैं। उन्होंने जिस भी कारण से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ किया है, वो एक प्रकार के देश है। एक प्रकार से अगर आप देखें तो वो एक दूसरे का एक्सटेंशन है वो देश। और यहां क्वाड में सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान नहीं रहता, जब तक आपकी दौरे हुकूमत थी, जिस इलाके को क्वाड कहते हैं उसको कहा जाता था एशिया पैसिफिक, आज कहा जाता है इंडो पैसिफिक। और अमेरिका ने भी अपनी कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है। यह अपने आप में भारत के बढ़ते हुए क्षेत्रीय वर्चस्व का प्रतीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई, उनको यह भी याद रखना चाहिए सुप्रिया जी को कि क्वाड की अवधारणा कब आई थी? मनमोहन सिंह के जमाने में 2007 में यह कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो ऐसा नहीं कि यह कोई हमारा ही विचार था, यह तो बाई पार्टीशन होना चाहिए। जैसे आप अमेरिका में देखिए, रिपब्लिकन राष्ट्रपति हो या डेमोक्रेट राष्ट्रपति हो, आतंकवाद को लेकर और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनकी नीति में किंतु परंतु नहीं होता है। सिर्फ हमारे यहां इस प्रकार की राजनीति की बात आती है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि कमला हैरिस जी की तरफ से ट्वीट्स नहीं हुए, हमारी तरफ से ट्वीट्स हुए। वैसे खैर कांग्रेस को आजकल ट्वीट और ट्वीट का ज्यादा वो रहता है, परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं, कमला हैरिस जी से मुलाकात जो प्रधानमंत्री जी की हुई वो इस कारण से भी अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की है। और जो अमेरिका को अपना रणनीतिक जो जवाब देना होगा, तो जब भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति से होगी तब देनी होगी। अब तीसरी बात मैं उत्तर देता हूं, आपने कहा कि बात से आगे बढ़कर उनकी तरफ से आना चाहिए। तो जनाब, आपके जमाने में तो ऐसी ऐसी बातें आती थी जिनका कि जवाब दिया जाए तो हालत खराब हो जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा 2010 में भारत आए थे और उन्होंने 2012 में अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, इनडायरेक्टली मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए, कि 26/11 के बाद यूपीए की सरकार ने इसलिए पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई नहीं की क्योंकि उससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ हो सकता था। अब इतनी बड़ी बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपके बारे में कह दी है और आपकी पार्टी ने आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। अरे मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए था भाई बैरक ओबामा जी के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।